अब समझते हैं व्हाट इज अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। व्हाट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व? हमने ये बोला था कि जो डिमांड फंक्शन है वो प्राइस ऑफ ओन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट और एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कंज्यूमर रिगार्डिंग फ्यूचर इवेंट से होता है। जब हम प्राइस को कांस्टेंट मान लेते हैं, जब हम प्राइस को कांस्टेंट मान लेते हैं एंड देयर आर चेंजेस इन अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, तो जब अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में कोई भी चेंज आएगा लेकिन कमोडिटी का प्राइस इस बार चेंज नहीं होगा, देन देयर विल बी अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्लियर हुआ? सो मूवमेंट डिमांड कर्व पर प्राइस ऑफ कमोडिटी के कारण होती है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन शिफ्ट ऑपोजिट नेचर की है। शिफ्ट अदर फैक्टर्स में चेंज आने के कारण होगा बट प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहां पर दो सिचुएशंस हो सकती हैं। देयर कैन बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यानी कि डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ पर, या देयर कैन बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यानी कि डिमांड कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नाउ व्हाई डज दीज टू शिफ्ट्स हैपन? कहता है अगर there is a change in factors affecting demand other than the price of the product, अगर बाकी सारे फैक्टर बदल जाएं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं पर प्राइस ऑफ द कमोडिटी कांस्टेंट रहेगा, तब शिफ्ट होगा। और ये दो सिचुएशंस हो सकती हैं। फर्स्ट, व्हेन द इनकम इंक्रीजेस, मान लो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करती है, या प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड इंक्रीज करता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड सब्सटीट्यूट गुड में बदलाव आता है और प्राइस सब्सटीट्यूट गुड का महंगा हो जाता है, या फिर प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल, यानी कि जो रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसका प्राइस कम हो जाता है, और देयर इज अ फेवरेबल शिफ्ट इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जब ये अदर फैक्टर्स में चेंज आएगा, और ये सभी फैक्टर्स अगर आप देखो तो फेवरेबल है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड इंक्रीज करेगी, अगर सब्सटीट्यूट गुड महंगा हो जाएगा तो हमारा जो गुड है उसकी डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो है उसकी प्राइस फॉल करता है तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज कर जाएगी, और अगर कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस उस प्रोडक्ट, उस गुड के प्रति फेवरेबल हो जाता है, उसका एक नजरिया, उसका रुझान जो उस प्रोडक्ट की तरफ है वो फेवरेबल शिफ्ट हो जाता है, देन देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस ऑफ द गुड रिमेन्स कांस्टेंट, इट विल रिजल्ट इनटू राइटवर्ड शिफ्ट। और अगर इसी के उल्टे केस कर दें सारे के सारे, यानी कि व्हेन द इनकम फॉल्स, price of related substitute good decreases, price of complementary good increases, and there is unfavorable change in taste and preference of a consumer, then it will lead to decrease in demand, and decrease in demand will be graphically shown as a leftward shift in demand curve। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हालांकि नीचे दिया हुआ है। तो मान लो कंज्यूमर का ओरिजिनल डिमांड कर्व ये है, द ओरिजिनल डिमांड कर्व ऑफ द कंज्यूमर इज दिस। प्राइस जो प्रोडक्ट का है वो P है, और अभी कंज्यूमर क्वांटिटी इतनी डिमांड कर रहा है। सो व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन? इतने प्राइस पर इतनी क्वांटिटी को डिमांड किया जा रहा है। सो P प्राइस, Q क्वांटिटी, एंड दिस रेड इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व। अभी कंज्यूमर यहां पर है। अब हम ये कह रहे हैं कि प्राइस तो चेंज नहीं हुआ प्रोडक्ट का, यानी कि प्राइस तो सेम है, पर मान लो कंज्यूमर की इंक्रीज हो जाती है इनकम, सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, यहां कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल हो जाता है। इससे क्या होने वाला है? डिमांड इंक्रीज करेगी। तो डिमांड अगर इंक्रीज करेगी तो डिमांड इंक्रीज करने से क्वांटिटी डिमांडेड विल चेंज एंड इट विल इंक्रीज फ्रॉम Q टू Q2। तो अब हम यहां पर पहुंच गए हैं
एज फार एज द क्वांटिटी डिमांडेड इज कंसर्न। बट क्या प्राइस प्रोडक्ट का चेंज हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। तो प्राइस सेम है, इसका मतलब हम इस प्राइस को आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं कि प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। प्राइस तो पी है पर डिमांड बदल गई है। तो इस बार हमारा जो नया पॉइंट आएगा ग्राफ के ऊपर वो ये होगा। तो पहले अगर पॉइंट ए था, अब हम पॉइंट बी पर आ गए हैं। नाउ पॉइंट बी विल मीन देयर इज अ न्यू डिमांड कर्व फॉर द कंज्यूमर। देयर इज अ न्यू डिमांड कर्व फॉर द कंज्यूमर बिकॉज प्राइस चेंज नहीं हुआ है, बाकी सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फेवरेबल चेंज हो गए हैं। सो देयर इज अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू राइट साइड। इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड। इसका ऑपोजिट कर दो। अगर मैं इसका ऑपोजिट कर दूं, वेयर एन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिक्रीजेस, price of substitute good decreases, price of complementary good increases, and there is unfavorable shift in taste and preference of the consumer, but the price of commodity remains same। अगर प्राइस अभी भी उतना ही है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड घट जाए, फ्रॉम Q it comes to Q1, देन क्वांटिटी डिमांडेड इतनी है, प्राइस अभी भी इतना है, इसका मतलब इस बार हम एक नए पॉइंट C पर होंगे। एंड दिस C पॉइंट is on another demand curve which is this black line. Now again there is a commodity X, quantity, price, और एक ओरिजिनल डिमांड कर्व है। अभी ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है। सो मान लो अभी प्राइस 10 रुपए है, तो 10 रुपए के प्राइस पर कंज्यूमर 100 यूनिट्स डिमांड करता है। सो कंज्यूमर अभी इस पॉइंट पर होगा, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि प्राइस ऑफ एक्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जो प्राइस अभी प्रोडक्ट एक्स का है वो प्राइस कांस्टेंट रहता है, पर अदर फैक्टर्स में चेंज आता है। अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, इसमें चेंज आता है। चेंज कैसे आएगा? या तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड बदल जाएगा, या कंज्यूमर की इनकम बदल जाएगी, या टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जाएगा, या फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाएगा। अगर इन सभी में चेंजेस आएंगे तो वो चेंजेस दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो वो चेंज फेवरेबल होगा या वो चेंज अनफेवरेबल होगा। फेवरेबल चेंज का मतलब है कि उसके कारण डिमांड में इंक्रीज आना चाहिए, और अनफेवरेबल का मतलब है उसके कारण डिमांड में डिक्रीज आना चाहिए। सो एक एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि मान लो कंज्यूमर की जो इनकम है वो इनकम इंक्रीज हो जाती है। सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है। अब कंज्यूमर की जब इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो एक नॉर्मल गुड की डिमांड इंक्रीज करेगी। तो अगर मेरी इनकम इंक्रीज करेगी तो मैं 100 यूनिट्स से अब 150 यूनिट्स खरीदना स्टार्ट कर दूंगा। सो व्हाट विल हैपन इज द डिमांड विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, पर प्राइस तो वही है 10 का 10 रुपया। तो प्राइस अगर सेम रहता है और कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करनी स्टार्ट कर देता है, तो कंज्यूमर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो कंज्यूमर कहां पहुंच जाएगा? ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। अब दिस बी पॉइंट इज नॉट ऑन द ओरिजिनल डिमांड कर्व। ओरिजिनल डिमांड कर्व रेड लाइन आपको दिख रही है, ओरिजिनल डिमांड कर्व पर तो ए पॉइंट था, पर इस बार जो बी पॉइंट है वो ओरिजिनल डिमांड कर्व से बियॉन्ड है। इसका मतलब कंज्यूमर की इनकम बदलने से कंज्यूमर एक नए डिमांड कर्व पर पहुंच जाता है। तो पहले अगर डिमांड कर्व डी था तो अब डिमांड कर्व D1 होगा, और पहले कंज्यूमर 100 यूनिट्स खरीद रहा था 10 रुपए के प्राइस पर, अब कंज्यूमर 150 यूनिट्स खरीदेगा 10 रुपए के प्राइस पर, क्योंकि उसकी इनकम इंक्रीज हो गई है। So with the price remaining constant, favorable changes in the other factors affecting demand
the demand has increased, and this increase in demand causes the original demand curve to shift to right side. So this is called rightward shift in demand curve. तो ये rightward shift है डिमांड कर्व के ऊपर। इसी एग्जांपल को ऑपोजिट कर दो और मान लो कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज कर जाती है, कंज्यूमर की इनकम घट जाती है। तो कंज्यूमर की इनकम जब कम हो जाएगी तो वो अब कम डिमांड करेगा। सो लेट्स से द कंज्यूमर्स डिमांड डिक्रीजेस टू 50 यूनिट्स। अब कंज्यूमर की डिमांड कम हो गई, लेकिन कंज्यूमर जब प्रोडक्ट एक्स को खरीदने जाएगा इस बार भी तो उसको 10 रुपए का ही प्राइस देना पड़ेगा। तो प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट and there is a decrease in demand, so the consumer will reach a point called C. And if you see, the point C is not on the original demand curve DD, which means the consumer will now be at a different demand curve, and this demand curve, let's say, is D2. Now what has happened is there is a leftward shift, there is a लेफ्ट शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो इसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सो एक होती है मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व, अपवर्ड डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन, और वो होती है सिर्फ प्राइस के कारण। और एक होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट इंक्रीज इन डिमांड due to favorable changes in other factors, price remaining constant. Leftward shift, decrease in demand due to unfavorable changes in other factors affecting demand, price remaining constant. ठीक है।